हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। तो जिस तरह से आपको पता है हमारे पास ASP.NET कोर की लेक्चर सीरीज चल रही है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं कोड फर्स्ट अप्रोच ऑफ एंटिटी फ्रेमवर्क कोर इन ASP.NET कोर 6। भाई देखो, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने एंटिटी फ्रेमवर्क कोर को डिस्कस किया था, उसका हमने इंट्रोडक्शन देखा था कि हम क्यों एंटिटी फ्रेमवर्क कोर को यूज़ करते हैं और इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, ASP.NET कोर के साथ इसको हम क्यों यूज़ करते हैं और इसकी जो अप्रोचेस थी, ठीक है, वो भी हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस की थी। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने हमारा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो पहले वो वाला लेक्चर देख लो, उसके बाद आप इस लेक्चर के ऊपर आओगे तो आपको और भी ज़्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो भाई देखो, कोड फर्स्ट अप्रोच बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट लेक्चर है ASP.NET कोर का। ठीक है, तो आपने मेक श्योर करना है कि इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है। तो भाई वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर लो, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस लेक्चर सीरीज के अंदर आने वाली हैं। तो ये होगा हमारा चैप्टर नंबर 39 और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो, कोड फर्स्ट अप्रोच, भाई देखो प्रीवियस लेक्चर के अंदर जब हम एंटिटी फ्रेमवर्क कोर को डिस्कस कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एंटिटी फ्रेमवर्क कोर जो कि हम डेटाबेस ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं, इसके अंदर बेसिकली दो अप्रोचेज होती हैं। फर्स्ट आपके पास है कोड फर्स्ट अप्रोच और सेकंड है आपके पास डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच। तो भाई आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं कोड फर्स्ट अप्रोच। इसका मतलब कोड फर्स्ट अप्रोच को यूज़ करके, जो कि एंटिटी फ्रेमवर्क कोर की एक अप्रोच है, इसको यूज़ करके हम डेटाबेस के साथ किस तरह से इंटरेक्शन कर सकते हैं अपनी ASP.NET कोर वेब एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, उसके बाद जब हम इसको देख लेंगे तो फिर हम आगे जाके एक कंप्लीट CRUD एप्लीकेशन भी बनाएंगे इन कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, तो भाई देखो, सबसे पहले कोड फर्स्ट अप्रोच को मैं आपको एक डायग्राम से समझाता हूँ। ठीक है, उसके बाद आते हैं इसकी थियरी के ऊपर, कुछ थियरी को समझेंगे और उसके बाद आएंगे इसके प्रैक्टिकल के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ। तो भाई यहाँ पे देखो, कोड फर्स्ट अप्रोच के अंदर हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे एक फिगर है, इसको जरा गौर से देखो। भाई देखो, कोड फर्स्ट अप्रोच में हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, एग्जिस्टिंग मॉडल क्लासेस। मतलब कोड फर्स्ट अप्रोच के अंदर हमारे पास जो मॉडल क्लासेस होती हैं वो एग्जिस्टिंग होती हैं। इसका मतलब कोड फर्स्ट अप्रोच में हम क्या करते हैं, हम मॉडल क्लासेस खुद से बनाते हैं, खुद से लिखते हैं, खुद से राइट करते हैं। जिस तरह स्टूडेंट क्लास हो गई, स्टूडेंट की मॉडल क्लास हो गई, एम्प्लॉय की मॉडल क्लास हो गई, कस्टमर की मॉडल क्लास हो गई। तो इसके अंदर जो हमारी मॉडल क्लासेस हैं वो हम खुद से राइट करते हैं। और फिर ये जो कोड फर्स्ट अप्रोच है एंटिटी फ्रेमवर्क की, ये क्या काम करके देता है हमें कि जो हमारी मॉडल क्लासेस हैं इनके अकॉर्डिंग हमारे डेटाबेस के अंदर हमें टेबल जनरेट करके देते हैं। इसका मतलब सपोज करो कि मैंने एक स्टूडेंट की क्या बनाई है, एक मॉडल क्लास बनाई है, उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिस तरह से आईडी, नेम, एज, जेंडर, क्लास। ठीक है, तो मुझे जस्ट ये मॉडल क्लासेस बनानी है और फिर ये जो कोड फर्स्ट है ये क्या करेगा कि हमारी मॉडल क्लास को देखते हुए, मतलब हमारी मॉडल क्लास के अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, हमारे डेटाबेस और टेबल्स हमें जनरेट करके देगा। इसका मतलब अगर मैंने स्टूडेंट की एक मॉडल क्लास बनाई है तो जब मैं कोड फर्स्ट अप्रोच को इनिशिएट करूंगा, रन करूंगा, तो क्या होगा, हमारे पास हमारे डेटाबेस के अंदर स्टूडेंट से रिलेटेड क्या आ जाएगा, टेबल आ जाएगा। इसका मतलब हमें खुद से डेटाबेस और टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये फायदा है किसका, कोड फर्स्ट अप्रोच का। मतलब इस अप्रोच के अंदर डेवलपर को क्या काम करना है, डेवलपर को जस्ट मॉडल क्लासेस राइट करनी है और डेटाबेस क्रिएशन, डेटाबेस टेबल की जो क्रिएशन है उसका जो काम है वो किसके ऊपर छोड़ देना है, वो आपने कोड फर्स्ट अप्रोच के ऊपर छोड़ देना है। मतलब डेवलपर से मॉडल क्लासेस बनाएगा और कोड फर्स्ट अप्रोच आपको ऑटोमेटिकली उसके डेटाबेस टेबल जनरेट करके देगी। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका मेन पॉइंट। ठीक है, फिर आगे आ जाओ। अब यहाँ पे देखो कुछ पॉइंट्स हैं, देखो क्या कह रहा है, in the code first approach the entity framework core creates database objects based on model classes that you create to represent application data। मतलब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये जो कोड फर्स्ट अप्रोच है EF कोर की, ये क्या करके देता है आपको, डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करके देता है। डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स किसकी बात कर रहा है, टेबल्स की बात कर रहा है। बेस्ड ऑन मॉडल क्लासेस, मतलब आपने जो मॉडल क्लासेस बनाई हैं उनको मद्देनजर रखते हुए उनके अकॉर्डिंग वो क्या करता है, आपको आपके डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स मतलब टेबल्स क्रिएट करके देता है। और जो मॉडल क्लासेस होती हैं वही हमारे एप्लीकेशन डेटा को क्या करती हैं, रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, आगे आ जाओ। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, कोड फर्स्ट अप्रोच इज द मोस्ट कॉमन अप्रोच इंप्लीमेंटेड इन ASP.NET कोर MVC फ्रेमवर्क। इसका मतलब ये कह रहा है कि जो कोड फर्स्ट अप्रोच है ये मोस्ट कॉमन है, मतलब बहुत ज्यादा यूज की जाती है हमारी ASP.NET कोर MVC एप्लीकेशंस के अंदर। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट,
Code first approach allows you to develop your application by coding model classes and properties and delegate the process of creating the database objects to the entity framework core। मतलब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो कोड फर्स्ट अप्रोच है ना, ये आपको क्या चीज अलाउ करती है कि आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी एप्लीकेशन के अंदर मॉडल क्लासेस और उसके अंदर जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं सिर्फ आपने वो बनानी है। मतलब सिर्फ आपने मॉडल क्लासेस और उसकी प्रॉपर्टीज राइट करनी है, लेकिन वो जो डेटाबेस और टेबल्स क्रिएशंस का जो हमारे पास प्रोसेस होता है उसको आपने छोड़ देना है किसके ऊपर, एंटिटी फ्रेमवर्क के ऊपर। क्योंकि आपकी मॉडल क्लासेस को मद्देनजर रखते हुए आपके जो डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स, आपके जो डेटाबेस टेबल्स क्रिएट होंगे वो कौन करके देगा, वो ऑटोमेटिक आपका एंटिटी फ्रेमवर्क कोर करके देगा। ठीक है, तो ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने याद रखना है। ठीक है, फिर आगे आ जाओ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, द कोड फर्स्ट अप्रोच अलाउज यू टू डिफाइन योर ओन मॉडल बाय क्रिएटिंग कस्टम क्लासेस। मतलब कोड फर्स्ट अप्रोच में आप क्या करते हो कि आप अपना मॉडल डिफाइन करते हो। कैसे डिफाइन करते हो, अपनी कस्टम मॉडल क्लासेस आप राइट करके अपना एक मॉडल डिफाइन करते हो जिसको आप एंटिटीज भी कह सकते हो। जिस तरह से हम स्टूडेंट के लिए एंटिटीज बनाते हैं, हम एम्प्लॉयज के लिए एंटिटीज बनाते हैं, हम कस्टमर के लिए बनाते हैं, और उसी से रिलेटेड फिर हम अपने डेटाबेस के टेबल जनरेट करते हैं। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, देन यू कैन क्रिएट डेटाबेस बेस्ड ऑन द मॉडल्स। देखो वही बात, जो हमने अपने कस्टम मॉडल क्लासेस बनाई हैं उसी को बेस करते हुए हम क्या करते हैं, अपने डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, फिर आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, अब देखो कोड फर्स्ट अप्रोच को मैं मजीद थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं, और इसके अंदर जो हमारी कोडिंग अप्रोच होगी, मतलब कोडिंग हम किस तरह से करेंगे कोड फर्स्ट अप्रोच के अंदर, उसके बारे में आपको बताता हूं। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने क्या बताया, सबसे पहले हम मॉडल क्लासेस जनरेट करेंगे। किस तरह से, यहाँ पे देखो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक मॉडल क्लास है। ठीक है, मैं एक मॉडल क्लास बनाऊंगा, और मॉडल क्लास बनाऊंगा फॉर एग्जाम्पल मैं स्टूडेंट के लिए। ठीक है, तो स्टूडेंट के लिए मैं एक मॉडल क्लास बनाऊंगा, उसके अंदर प्रॉपर्टीज लिखूंगा। ठीक है, फिर इस मॉडल क्लास के साथ साथ मैं एक और क्लास बनाऊंगा। ठीक है, और वो क्लास होगी जिसको हम कहते हैं डीबी कंटेक्स्ट क्लास। और फॉर एग्जांपल डीबी कंटेक्स्ट क्लास का नाम मैं क्या रख दूंगा, स्टूडेंट डीबी कंटेक्स्ट। इसका मतलब कोड फर्स्ट अप्रोच के अंदर मुझे यहाँ पे ये दो चीजें खुद से लिखनी है, मतलब डेवलपर को ये दो चीजें खुद से लिखनी है। पहली चीज क्या है, मॉडल क्लास, जिसका मैंने नाम यहाँ पे क्या रख दिया, स्टूडेंट, और फिर डीबी कंटेक्स्ट क्लास। और डीबी कंटेक्स्ट क्लास का नाम भी आप अपनी मर्जी से रख सकते हो। ठीक है, मैंने इसका नाम क्या रख दिया, स्टूडेंट डीबी कंटेक्स्ट। ठीक है, तो भाई देखो ये जो मैंने दूसरी क्लास बनाई है जिसका नाम क्या है, स्टूडेंट डीबी कंटेक्स्ट, इसके अंदर हम बनाएंगे बेसिकली एक डीबी सेट। और वो डीबी सेट किस टाइप का होगा, स्टूडेंट क्लास टाइप का होगा। और देखो वो जो डीबी सेट होगा ना, वही हमारे डेटाबेस के टेबल के साथ क्या होगा, मैप होगा, कनेक्ट होगा। इसका मतलब डीबी कंटेक्स्ट क्लास के अंदर जो मैं डीबी सेट बनाऊंगा ना, वही हमारे डेटाबेस के टेबल को रिप्रेजेंट करेगा। कहां पे रिप्रेजेंट करेगा, हमारी एप्लीकेशन के अंदर, हमारी ASP.NET Core एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, तो आपने क्या करना है, कोड फर्स्ट अप्रोच में मॉडल क्लास बनानी है और उसके साथ साथ डीबी कंटेक्स्ट क्लास बनानी है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको माइग्रेशन बनानी है। भाई देखो माइग्रेशन का क्या मतलब होता है कि जो भी आपने मॉडल क्लासेस बनाई है, ठीक है, उससे रिलेटेड आपको क्या करना है, उससे रिलेटेड आपको डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने हैं। ठीक है, तो उसके लिए बीच में हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है माइग्रेशन का। इसका मतलब जो भी आपकी मॉडल क्लास है, डीबी कंटेक्स्ट की क्लास है, ठीक है, उसके लिए आप क्या बनाओगे, एक माइग्रेशन बनाओगे। ठीक है, माइग्रेशन का नाम आप कुछ भी रख सकते हो। माइग्रेशन बेसिकली क्या होती है, सिंपल सी शार्प की क्लासेस होती हैं जिसके अंदर आपका जो मॉडल क्लास होता है, ठीक है, उसका डेटाबेस स्ट्रक्चर किस तरह से बनेगा उसकी सारी कोडिंग इस माइग्रेशन के अंदर होती है। ठीक है, तो मॉडल क्लास, डीबी कंटेक्स्ट क्लास बनाने के बाद आप क्या करते हो, अपनी माइग्रेशन बनाते हो, और फिर आपने क्या करना है, इस माइग्रेशन को रन करना है। ठीक है, तो जब आप इस माइग्रेशन को रन करते हो तो उसके बाद क्या होता है, आपके डेटाबेस और टेबल्स क्या हो जाते हैं, जनरेट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने याद रखना है। तो इस डायग्राम को आपने अच्छे से याद रखना है, तो जब मैं इसका प्रैक्टिकल करूंगा तो आपको और अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ठीक है, अच्छा अब आ जाओ, अब आते हैं इसके स्टेप्स के ऊपर। ठीक है, जो हम इसका प्रैक्टिकल वर्क करेंगे, ठीक है, उसके स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे सबसे पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या है, यहाँ पे देखो, इंस्टॉल 3 पैकेजेस इन योर ASP.NET Core MVC एप्लीकेशन। मतलब जब भी आपको यहाँ पे कोड फर्स्ट अप्रोच को यूज करना है तो आपको सबसे पहले 3 पैकेजेस अपनी ASP.NET Core MVC एप्लीकेशन के अंदर इंस्टॉल करने पड़ेंगे। वो 3 पैकेजेस कौन कौन से हैं, सबसे पहला पैकेज है यहाँ पे देखो, Microsoft.Entity Framework Core.SQL Server। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो हम डेटाबेस प्रोवाइडर यूज करेंगे वो कौन सा होगा, SQL सर्वर होगा। आप MySQL भी यूज कर सकते हो, आप PostgreSQL भी यूज कर सकते हो। फिर सेकंड देखो आपके पास Microsoft Entity Framework Core.Tools।
ये भी हमारे पास एक पैकेज है, इसको भी इंस्टॉल करेंगे। अभी मैं बताता हूँ कि इसका काम क्या होता है। फिर देखो थर्ड है आपके पास microsoft.entity-framework-core.design। ठीक है, तो ये 3 पैकेजेस हैं जिनको आपने क्या करना है, इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इनको इंस्टॉल कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं आता हूँ अपने विजुअल स्टूडियो में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मेरा विजुअल स्टूडियो 2022 और यहाँ पे आके मैं एक न्यू प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से देखो, यहाँ से आपने सिलेक्ट करना है जो आपका ASP.NET कोर वेब ऐप है MVC, जिसके अंदर मॉडल व्यू कंट्रोलर के फोल्डर में मिलते हैं। ठीक है, आपने इसको सिलेक्ट करना है, नेक्स्ट करना है। उसके बाद अपनी एप्लीकेशन का आपने नाम रखना है। ठीक है, देखो मैं अपनी एप्लीकेशन का नाम यहाँ पे रख रहा हूँ कोड फर्स्ट ASP कोर 6। ठीक है, ये मेरे प्रोजेक्ट का नाम है। ठीक है, फिर नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, .NET 6 यहाँ से सिलेक्ट करना है, क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ये देखो हमारे प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पे देखो इसके अंदर आपको एक डिपेंडेंसीज का फोल्डर नजर आ रहा होगा। तो इसके अंदर अभी आप देखो, इसके अंदर एनालाइजर्स ऑफ फ्रेमवर्क्स का हमारे पास फोल्डर्स हैं। ठीक है, इसके अंदर अभी पैकेजेस का फोल्डर नहीं है, क्योंकि अभी तक मैंने कोई भी पैकेजेस यहाँ पे इंस्टॉल नहीं किए। फ्रेमवर्क्स है, फ्रेमवर्क्स के अंदर यहाँ पे देखो ASP.NET कोर यहाँ पे इंस्टॉल है। ठीक है, ठीक है, मैं इसको बंद करता हूँ। अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर हमारे पास 3 पैकेजेस को इंस्टॉल करना है। तो आपने क्या करना है, डिपेंडेंसीज के ऊपर यहाँ पे राइट क्लिक करना है। ठीक है, और फिर आपने चलना है यहाँ पे मैनेज न्यू गेट पैकेजेस के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे आके आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने जाना है ब्राउज के ऊपर। ठीक है, ब्राउज के ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आके आपने सर्च करना है Microsoft.entity-framework। ठीक है, यहाँ पे देखो नीचे मैंने पहले से सर्च किया हुआ था। ठीक है, डिज़ाइन है। सबसे पहले मैं यहाँ पे करता हूँ SQL सर्वर को। सबसे पहले मैं यहाँ पे SQL सर्वर को यहाँ पे इंस्टॉल करता हूँ। ठीक है, देखो ये आपने सर्च करना है। देखो पहला पहला आपके पास आ गया, आपने इसको सिलेक्ट करना है। और भाई यहाँ पे देखो, अभी जो हमारे पास लेटेस्ट स्टेबल वर्जन है वो है 7, लेकिन अभी मैं यहाँ पे जो एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ वो ASP.NET कोर 6 है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो ड्रॉप डाउन पे आपने क्लिक करना है और यहाँ से देखो 6 का जो लेटेस्ट वर्जन था 6.0.18, मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, सही है। मैंने 6 यहाँ पे इसलिए यूज़ किया ताकि कंपैटिबिलिटी का कोई इशू यहाँ पे ना आए। ठीक है, तो वर्जन मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया और अब मैं यहाँ पे इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो जैसे आप इंस्टॉल पे क्लिक करोगे आपके पास यहाँ पे कंफर्म के लिए कुछ मैसेज आएंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे सबसे पहले आपने ओके करना है। ठीक है, ओके के बाद यहाँ पे देखो आई एक्सेप्ट आ रहा है, आपने आई एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे जो इसकी इंस्टॉलेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है भाई, देखो आपने तब तक वेट करना है जब यहाँ पे इंस्टॉल के बजाय यहाँ पे एक बटन आ जाएगा अनइंस्टॉल का, और अनइंस्टॉल से पहले आपका जो वर्जन है जो आपने इंस्टॉल किया है वो आ रहा होगा। देखो यहाँ पे नजर आ रहा है आपको, देख रहे हो ये वर्जन इंस्टॉल हुआ है और देखो अब इसके आगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अनइंस्टॉल। इसका मतलब ये सक्सेसफुली हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, तो एक आपके पास ये था SQL सर्वर, फिर देखो आपके पास टूल्स है और फिर है आपके पास डिज़ाइन। ठीक है, तो तीनों को मैं जल्दी से यहाँ पे इंस्टॉल कर लेता हूँ। एक हो गया। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ टूल्स। ठीक है, टूल्स यहाँ पे आके आपने सर्च करना है। तो ये देखो पहला पहला आ रहा है टूल्स। ठीक है, इसको आपने सेलेक्ट करना है। इसका भी मैं यहाँ से वही वर्जन सेलेक्ट कर लेता हूँ, कौन सा 6.0.18। ठीक है, और यहाँ पे इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करता हूँ। ठीक है, देखो दोबारा ओके मांग रहा है यहाँ से, फिर आई एक्सेप्ट आएगा और फिर इसकी इंस्टॉलेशन यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। और देखो इस पॉइंट पे आपने मेक श्योर करना है कि आपका इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है, अगर इंटरनेट डिसकनेक्ट होगा तो आपके पास ये जो इंस्टॉलेशन है ये सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ये देखो अनइंस्टॉल आ गया आपके पास, इसका मतलब ये आपके पास यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, फिर लास्ट है आपके पास डिज़ाइन। ठीक है, तो आपने जस्ट यहाँ से टूल्स को हटा के यहाँ पे डिज़ाइन लिख के यहाँ पे एंटर करना है, तो ये भी आ जाएगा। देखो पहले पहले नंबर पे आ रहा है, आपने इसको सिलेक्ट करना है और इसका भी जो हम वर्जन यूज़ करेंगे वो 6.0.18 और इसके आगे आपने इंस्टॉल पे क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ओके आपके पास आ रहा है, आपने ओके करना है, उसके बाद आई एक्सेप्ट करना है, इसकी इंस्टॉलेशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे भी इंस्टॉल का बटन आ गया और वर्जन बता रहा है कौन सा आपने इंस्टॉल किया है। ठीक है, इसका मतलब ये भी हमारे पास सक्सेसफुल इंस्टॉल हो चुका है। और अब यहाँ पे देखो डिपेंडेंसीज के अंदर यहाँ पे देखो एक थर्ड न्यू फोल्डर ऐड हुआ है जिसका क्या नाम है, पैकेजेस। और अगर मैं इसको यहाँ से एक्सपेंड करता हूँ तो ये देखो ये जो अभी हमने यहाँ पे पैकेजेस इंस्टॉल किए हैं, देखो वो सारे आपके पास यहाँ पे विद वर्जन आपको यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक हो गया भाई, देखो SQL सर्वर का ये जो हमारे पास पैकेज है ये तो सिंपली इंडिकेट कर रहा है किसकी तरफ, जो हमारा SQL सर्वर डेटाबेस प्रोवाइडर है उसके लिए हमने ये पैकेज इंस्टॉल किया है। बाकी ये डिज़ाइन और टूल्स के लिए इनका क्या काम है मैं बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, यहाँ पे देखो वन बाय वन आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ये जो टूल्स वाला पैकेज है इसका क्या काम है। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, दे आर प्राइमरली यूज टू मैनेज माइग्रेशंस एंड टू स्कैफोल्ड अ DB कॉन्टेक्स्ट। भाई देखो मैंने माइग्रेशंस का जिक्र किया था ना, अभी मैंने आपको एक डायग्राम दिखाई थी, उसके अंदर मैंने माइग्रेशंस का कॉन्सेप्ट बताया था। तो माइग्रेशंस को मैनेज करने के लिए हमने ये वाला पैकेज यहाँ पे यूज़ किया है।
और फिर देखो एक कॉन्सेप्ट है आपके पास स्कैफोल्ड का, मतलब हम डीबी कंटेक्स्ट को क्या करते हैं, स्कैफोल्ड करते हैं। स्कैफोल्ड का मतलब क्या होता है, ऑटोमेटिक जनरेशन ऑफ कोड। भाई देखो अगर किसी ने MVC 5 का कॉन्सेप्ट लिया हुआ है, ठीक है, तो उसको पता होगा कि हम क्या करते थे, जो हमारा डेटाबेस से डेटा आता था, मतलब जो हमारा डीबी कंटेक्स्ट होता था, मॉडल होता था, उसके थ्रू हम क्या करते थे, ऑटोमेटिक कुछ व्यूज जनरेट करते थे। जिस तरह इंडेक्स का व्यू होता था, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास डेटा टेबुलर फॉर्मेट में, टेबल फॉर्मेट में आ जाता था ऑटोमेटिकली। उसी तरह क्रिएट के लिए हमारे पास एक फॉर्म का टेम्पलेट आ जाता था, इंसर्ट फॉर्म का। फिर उसी तरह एडिट का फॉर्म का एक हमारे पास आ जाता था। तो वो जो ऑटोमेटिक जनरेशन ऑफ व्यूज था ना, ऑटोमेटिक जनरेशन ऑफ कोड था, उसी को यहाँ पे कह रहा है स्कैफोल्ड। तो उसके लिए हम ये वाला जो पैकेज है उसको यूज करते हैं, ठीक है। फिर आ जाओ नेक्स्ट पैकेज, ठीक है। नेक्स्ट पैकेज क्या है आपके पास, डिजाइन वाला, ठीक है। तो देखो इसका क्या काम है, यहाँ पे देखो Microsoft.EntityFramework Core.Design contains all the design time logic for Entity Framework Core। भाई देखो डिजाइन टाइम लॉजिक मतलब कि हम डिजाइन टाइम के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, अपने डेटाबेस टेबल्स को व्यू कर सकते हैं, और उसके थ्रू और उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, अपने कोड की जनरेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर कोई MVC 5 के कॉन्सेप्ट से आया है तो वहां पे उसने देखा होगा कि हम किस तरह से डिजाइन टाइम को यूज करके भी क्या करते थे, अपने डेटाबेस जनरेशन का काम करते थे, ठीक है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ये वाला पैकेज इंस्टॉल किया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट, जिसके अंदर हमने अपने पैकेजेस को इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे हमारे पास है सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप के अंदर हमने क्या करना है, यहाँ पे देखो सबसे पहले हमें मॉडल क्लास बनानी है, ठीक है। तो मैं जो मॉडल क्लास बनाऊंगा वो होगी स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको डिपेंडेंसीज को यहाँ पे बंद कर लेता हूँ, और देखो मॉडल्स के फोल्डर के अंदर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक मॉडल क्लास बनाऊंगा, ठीक है। तो इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं, ठीक है, ऐड पे जाते हैं, और ऐड के बाद हम जाएंगे यहाँ पे न्यू आइटम के ऊपर, और यहाँ से हमें क्लास लेनी है, ठीक है। तो हम क्लास यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। देखो क्लास सिलेक्टेड है यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे मैं अपनी इस मॉडल क्लास का नाम रखूँगा स्टूडेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे लिख के मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, ठीक है। ये मॉडल क्लास हमारे पास एंटर हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, ठीक है। देखो हमारी मॉडल क्लास यहाँ पे आ चुकी है। अब इसके अंदर मैं कुछ मॉडल प्रॉपर्टीज़ बना लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे PROP लिख के यहाँ पे टैप टैप करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बनाऊँगा ID, ठीक है। स्टूडेंट ID के लिए यहाँ पे एक इंटीजर प्रॉपर्टी मैंने बना दी, ठीक है। उसके बाद सेकेंड प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे बनाऊँगा PROP टैप टैप, ये मैं बनाऊँगा नेम के लिए, ठीक है, स्टूडेंट नेम के लिए, ये यहाँ पे आ गया नेम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, उसके बाद यहाँ पे मैं थर्ड प्रॉपर्टी यहाँ पे बनाता हूँ, किसके लिए, जेंडर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आके मैं इसकी डेटा टाइप कर देता हूँ स्ट्रिंग, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ स्टूडेंट का जेंडर, ठीक है। और उसके बाद जो हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी होगी, फोर्थ और लास्ट प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है, ये होगी इंटीजर टाइप की, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे कह देता हूँ एज, ठीक है। तो ये चार प्रॉपर्टीज़ मैंने यहाँ पे बनाई हैं, ठीक है। तो भाई देखो मैंने आपको क्या बताया था कि यही जो मॉडल क्लास है, ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग हमारे पास डेटाबेस के अंदर स्टूडेंट के नाम से एक टेबल जनरेट होगा। तो भाई देखो मुझे यहाँ पे जो आईडी है ना, इसको प्राइमरी की बनाना है अपने डेटाबेस टेबल के अंदर, और यहाँ पे जो नेम है, जेंडर है, इसकी डेटा टाइप भी स्पेसिफाई करनी है, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे कुछ एट्रीब्यूट्स यूज़ करूँगा, ठीक है। जिस तरह से हमने डेटा एनोटेशंस यूज़ की थी, हमारे पास यहाँ पे देखो एक हमारे पास एट्रीब्यूट है की, और यहाँ पे देखो ये जो की है ये कौन से नेम स्पेस में आपको मिलेगा, system.component-model.data annotations, ठीक है। तो यहाँ पे आके मैं एंटर करता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही आप एंटर करोगे देखो इसका जो नेम स्पेस था वो यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब देखो ये की किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि जो हमारी आईडी है ये प्राइमरी की होगी जब हमारा ये मॉडल क्लास हमारे डेटाबेस टेबल में कन्वर्ट होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो ये जो हमारे पास नेम है, ठीक है, इसके ऊपर मैं एक यहाँ पे एट्रीब्यूट लगा रहा हूँ जिसका नाम है कॉलम, ठीक है। क्या नाम है, कॉलम। और यहाँ पे देखो इसके लिए भी आपके पास एक नेम स्पेस है। तो भाई देखो पूरा का पूरा नेम स्पेस आपके पास सेम है, सिर्फ एंड में क्या लगा हुआ है, डॉट स्कीमा, ठीक है। तो यहाँ पे आके आपने इसको एंटर करना है, और उसके बाद यहाँ पे देखो आपने यहाँ पे कॉलम नेम स्पेसिफाई करना है। इसका मतलब भाई देखो मैं कह रहा हूँ कि भाई यहाँ पे देखो ये नेम लिखा हुआ है ना, मैं कह रहा हूँ मुझे अपने कॉलम का नाम जो टेबल में जनरेट होगा वो होना चाहिए स्टूडेंट नेम, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे इसको कह देता हूँ स्टूडेंट नेम। इसका मतलब जब टेबल जनरेट होगा तो उसके अंदर जो कॉलम होगा वो नेम के नाम से नहीं होगा बल्कि स्टूडेंट नेम के नाम से होगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखो यहाँ पे मैं कॉमा लगाता हूँ, और यहाँ पे अब देखो मैं यूज करता हूँ टाइप नेम, ठीक है। देखो आपको एक प्रॉपर्टी नजर आ रही होगी टाइप नेम मतलब डेटा टाइप, मतलब ये जो स्टूडेंट नेम वाला कॉलम बनेगा हमारे टेबल के अंदर उसकी डेटा टाइप क्या होगी। देखो उसकी डेटा टाइप यहाँ पे मैं कह देता हूँ varchar, ठीक है। और इसके अंदर मैं पास कर देता हूँ कि 100 कैरेक्टर्स का आपका स्टूडेंट नेम हो सकता है, ठीक है। तो अगर किसी को डेटाबेस की लैंग्वेज पता है तो उसको पता होगा कि ये varchar क्या है, ठीक है। तो अब सेम यही लाइन मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और ये मैं अपने जेंडर के ऊपर भी लगा लेता हूँ, ठीक है। अभी मैंने नेम के ऊपर लगाया,
यहाँ पे जेंडर के ऊपर लगा देता हूँ, ठीक है। आप इसका नाम सेम रखना चाहो तो सेम रख सकते हो, मैं यहाँ पे इसको कह देता हूँ स्टूडेंट जेंडर, ठीक है। और यहाँ पे इसका जो डेटा टाइप है वो मैं वैर कैर रख देता हूँ 20, ठीक है, क्योंकि जेंडर में या तो मेल आएगा या फीमेल आएगा, ठीक है। बाकी एज को मैं एज इट इज रहने देता हूँ, ठीक है, इसका मैं नेम चेंज नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पे देखो की और कॉलम एट्रीब्यूट्स का आप यूज कर सकते हो और उसके अंदर कॉलम नेम और आप यहाँ पे टाइप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो मैंने बना ली अपनी मॉडल क्लास, ठीक है। और इस मॉडल क्लास के अंदर 4 प्रॉपर्टीज हैं, इसका मतलब जब इसका टेबल जनरेट होगा तो उसके अंदर हमें 4 कॉलम्स मिलेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो सेकंड स्टेप के अंदर हमने मॉडल क्लास बना ली। अब हमें क्या करना है, इसी सेकंड स्टेप के अंदर मॉडल क्लास के साथ साथ एक डीबी कंटेक्स्ट क्लास भी बनानी है, ये मैंने आपको बताया था डायग्राम के अंदर, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अपने इसी मॉडल्स के फोल्डर के ऊपर मैं राइट क्लिक करता हूँ, ऐड पे जाता हूँ, ठीक है। और यहीं से मैं क्लास ले लेता हूँ, ठीक है। आप ऐड न्यू आइटम पे जाके भी ले सकते हो, ठीक है। क्लास ले लेता हूँ यहीं से, ठीक है। और इसका नाम मैं यहाँ पे रखूँगा स्टूडेंट डीबी कंटेक्स्ट, ठीक है, स्टूडेंट, ठीक है, डीबी कॉन्टेक्स्ट, सही है। यहाँ पे आके एंटर करते हैं, ऐड करते हैं इसको, ठीक है। तो ये देखो हमारे पास ये स्टूडेंट डीबी कंटेक्स्ट की क्लास यहाँ पे आ चुकी है। तो अब सबसे पहला काम क्या करना है कि इस क्लास का हमें एक पेरेंट बनाना है। इसका मतलब ये जो क्लास है ना जो हमने बनाई है स्टूडेंट डीबी कंटेक्स्ट, ये एक पेरेंट क्लास को इनहेरिट करेगी, ठीक है। और उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होगा आपके पास ये देखो डीबी कंटेक्स्ट, ठीक है, डीबी कंटेक्स्ट। देखो आपको नजर आ रहा है यहाँ पे डीबी कंटेक्स्ट, और इसका देखो नेम स्पेस भी आपको यहाँ पे राइट साइड पे नजर आ रहा होगा, माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर। तो आप जैसे यहाँ पे आके एंटर करोगे इसका जो नेम स्पेस है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर ऑटोमेटिक यहाँ पे नेम स्पेस ऐड ना हो तो आपने खुद से ये नेम स्पेस यहाँ पे लिखना है। तो भाई देखो अब ये डीबी कंटेक्स्ट आपके पास क्या है, मतलब मैंने अपनी इस क्लास को डीबी कंटेक्स्ट से क्यों इनहेरिट करवाया है, उसका एक स्ट्रॉन्ग रीजन है। भाई देखो यही जो आपके पास डीबी कंटेक्स्ट क्लास है ना, यही हमारे डेटाबेस और उसके टेबल्स के साथ इंटरैक्ट करती है। इसलिए बगैर डीबी कंटेक्स्ट क्लास के आप इस कोड फर्स्ट अप्रोच को इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, इसलिए इसको बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी इसके कुछ और भी पॉइंट्स हैं वो भी अभी मैं समझाता हूँ आपको, लेकिन पहले मैं इसके अंदर जो भी कोडिंग है वो कर लेता हूँ। देखो सबसे पहले आपने क्या करना है, इस क्लास के अंदर, इस कंटेक्स्ट क्लास के अंदर आपने अपनी इस क्लास का एक कंस्ट्रक्टर बनाना है। और कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए आपके पास एक शॉर्टकट है, आपने क्या लिखना है CTOR और 2 दफ़ा टैप टैप करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कंस्ट्रक्टर आ गया आपके पास हमारी इस क्लास का। आपको पता है कि जो आपकी क्लास का नाम होता है वही आपके कंस्ट्रक्टर का नाम होता है। और भाई देखो अब ये जो मैं कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होगा, ठीक है। इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसके अंदर मैं यहाँ पे एक पैरामीटर बनाऊंगा और वो होगा डीबी कंटेक्स्ट ऑप्शंस टाइप का, ठीक है। मतलब यहाँ पे मैं एक पैरामीटर बना रहा हूँ और मैं इसका नाम क्या रख रहा हूँ, ऑप्शंस। और ये जो ऑप्शंस है ये किस टाइप का है, यहाँ पे देखो डीबी कंटेक्स्ट ऑप्शंस, ठीक है। मतलब यहाँ पे मैंने एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया और इसके अंदर ये जो पैरामीटर है जिसका नाम क्या है, ऑप्शंस, इसकी डेटा टाइप क्या है, डीबी कंटेक्स्ट ऑप्शंस। अब ये डीबी कंटेक्स्ट ऑप्शंस का क्या काम है ये भी अभी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो आपने क्या करना है, जहाँ पे पेरेंथीसिस खत्म हो रहा है उसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, कोलन लगाना है। और उसके बाद यहाँ पे आपने बेस कीवर्ड का यहाँ पे यूज करना है। क्या करना है आपने यहाँ पे देखो बेस कीवर्ड का आपने यहाँ पे यूज करना है। अब बेस कीवर्ड हम क्यों यूज करते हैं, भाई देखो ये जो बेस कीवर्ड है ना ये हमारे पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए यूज में आता है। अगर किसी का सी शार्प का कॉन्सेप्ट कंप्लीट है, सी शार्प उसको अच्छे से आती है, तो उसको पता है कि हम बेस कीवर्ड को यूज करके क्या करते हैं, अपने पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं। मतलब स्टूडेंट डीबी कंटेक्स्ट हमारे पास चाइल्ड क्लास है, डीबी कंटेक्स्ट हमारे पास पेरेंट क्लास है। और भाई यहाँ पे देखो बेस कीवर्ड की मदद से मैं क्या कर रहा हूँ, अपने डीबी कंटेक्स्ट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा हूँ और उसके अंदर मैं यहाँ पे एक ऑप्शंस का पैरामीटर भी पास कर रहा हूँ। इसका मतलब बेस क्लास में, मतलब ये जो हमारी डीबी कंटेक्स्ट है पेरेंट क्लास है, इसके अंदर जो कंस्ट्रक्टर बना हुआ है वो भी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। तो उसका जो पैरामीटर है वो मैं यहाँ से भेज रहा हूँ, जो मैंने यहाँ पे बनाया, ठीक है। ये पैरामीटर मैं कहाँ भेज रहा हूँ, अपने पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हुए मैं ये वाला पैरामीटर यहाँ पे भेज रहा हूँ, ठीक है। और ये आपने लाजमी करना है। क्यों लाजमी करना है ये भी मैं आपको अभी बताता हूँ। मतलब यहाँ पे जो मैंने पैरामीटर बनाया है इस कंस्ट्रक्टर के अंदर, और यहाँ पे जो मैंने अपना बेस, मतलब हमारी जो पेरेंट क्लास है डीबी कंटेक्स्ट, ठीक है, इसके कंस्ट्रक्टर को जो मैंने यहाँ पे कॉल किया है और ये ऑप्शंस मैंने पास किया, इसकी वजह क्या है ये अभी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। पहले मैं यहाँ पे कोडिंग कर लूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो ये जो मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया, इसके बाद मुझे यहाँ पे बनाना है डीबी सेट। क्या बनाना है, डीबी सेट। और डीबी सेट की क्या बनानी है, प्रॉपर्टी बनानी है। तो सबसे पहले आप PROP लिख के टैप टैप करो और यहाँ पे इसकी जो डेटा टाइप है, इसकी डेटा टाइप है आपके पास डीबी सेट। और ये डीबी सेट आपके पास जेनरिक है, ठीक है। तो ये किस टाइप का होगा, आपका ये जो मॉडल क्लास है, कौन सी मॉडल क्लास,
ये जो मैंने स्टूडेंट नाम की मॉडल क्लास बनाई थी, ठीक है, इस नाम का हमारे पास ये डीबी सेट है और इस डीबी सेट का जो नाम है वो मैं रखूंगा यहाँ पे प्लूरल में और मैं इसका नाम रख देता हूँ स्टूडेंट्स। तो अब जरा कॉन्सेप्ट समझना कि ये डीबी सेट मैंने यहाँ पे क्यों बनाया है। भाई देखो, ये जो डीबी सेट है ना, जिसका मैंने नाम क्या रखा है स्टूडेंट्स, यही हमारे डेटाबेस के टेबल को रिप्रेजेंट करेगा। और जब डेटाबेस में हमारा टेबल बनेगा उसका नाम भी क्या होगा, स्टूडेंट्स। मतलब वही नाम होगा हमारे डेटाबेस टेबल का जो मैंने अपने इस डीबी सेट का नाम रखा है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो अब आ जाओ, अब मैं आपको इसके कुछ थियोरिटिकल पॉइंट्स बताता हूँ। ठीक है, कि यहाँ पे मैंने ये जो स्टूडेंट डीबी कंटेक्स्ट क्लास बनाई है, इसको डीबी कंटेक्स्ट से इनहेरिट करवाया है। फिर ये जो कंस्ट्रक्टर बनाया है, इसके अंदर डीबी कंटेक्स्ट ऑप्शंस बनाया है, और ये जो डीबी सेट बनाया है, इन सब का काम क्या होता है। ठीक है, इसको मैं थ्योरी से समझाता हूँ। यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, देखो सेकंड स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। इसके अंदर हमने मॉडल क्लास बना ली, डीबी कंटेक्स्ट क्लास बना ली। ठीक है, अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ डीबी कंटेक्स्ट क्लास के बारे में। ये वही क्लास है जिसको अभी हमने पेरेंट बनाया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसका पहला पॉइंट क्या कह रहा है, द डीबी कंटेक्स्ट क्लास इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ एंटिटी फ्रेमवर्क। इंटेग्रल पार्ट का मतलब इंपॉर्टेंट पार्ट, लाजमी पार्ट। मतलब डीबी कंटेक्स्ट आपके पास इंटेग्रल पार्ट है, लाजमी है जब आप एंटिटी फ्रेमवर्क को यूज करते हो। मतलब आप कोड फर्स्ट अप्रोच यूज करो, डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच यूज करो, डीबी कंटेक्स्ट के बगैर आप अपने डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन नहीं कर पाओगे। क्योंकि मैंने क्या बताया, डीबी कंटेक्स्ट के अंदर आपके पास डीबी सेट है जो कि आपके डेटाबेस टेबल को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, देखो क्या कह रहा है, दिस इज द क्लास दैट वी यूज इन आवर एप्लीकेशन कोड टू इंटरैक्ट विद द अंडरलाइंग डेटाबेस। मतलब देखो यहाँ पे कह रहा है कि जो डीबी कंटेक्स्ट क्लास है ना, ये वही क्लास है जिसको हम अपने एप्लीकेशन के अंदर यूज करेंगे। और यही जो क्लास है ये किसके साथ इंटरैक्ट करती है, हमारे डेटाबेस के साथ इंटरैक्ट करती है जो अभी हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, इट इज द क्लास दैट मैनेजेस द डेटाबेस कनेक्शन एंड इज यूज्ड टू रिट्रीव एंड सेव डेटा इन द डेटाबेस। मतलब देखो, ये डीबी कंटेक्स्ट क्लास है ना, इसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है यहाँ पे देखो, कि आपकी एप्लीकेशन का जो डेटाबेस कनेक्शन होता है, कि आपकी जो एप्लीकेशन है, ठीक है, उसका जो डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनता है उसको मैनेज करने का काम करता है डीबी कंटेक्स्ट। और फिर अगर आपको अपने डेटाबेस से डेटा रिट्रीव करना है और डेटाबेस के अंदर डेटा सेव करना है, स्टोर करना है, तो उसके लिए भी आपके पास डीबी कंटेक्स्ट वाली क्लास यूज में आएगी। ये भी मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, फिर आ जाओ, कुछ और पॉइंट्स है डीबी कंटेक्स्ट से रिलेटेड। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, एन इंस्टेंस ऑफ डीबी कंटेक्स्ट रिप्रेजेंट्स अ सेशन विद द डेटाबेस which can be used to query and save instances of your entities to a database। भाई देखो बहुत से समझना। भाई देखो यहाँ पे कह रहा है कि जब भी आपको डीबी कॉन्टेक्स्ट को यूज करना है ना, तो वो जो मैंने डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास बनाई थी ना, जिसका मैंने नाम क्या रखा था, स्टूडेंट डीबी कॉन्टेक्स्ट, मुझे उसका इंस्टेंस बनाना पड़ेगा। इंस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो वो जो मैं उसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा वो हमारे डेटाबेस के साथ जो कनेक्शन क्रिएट होगा, जो सेशन क्रिएट होगा, उसको मैनेज करेगा, उसको रिप्रेजेंट करेगा। और फिर उसी सेशन की मदद से, उसी कनेक्शन की मदद से हम क्या करेंगे, डेटाबेस ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। मतलब जिस तरह से डेटा हम सेव करते हैं, कौन सा डेटा सेव करते हैं, जिस तरह यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, इंस्टेंसेस ऑफ योर एंटिटीज। जिस तरह हमारी मॉडल क्लास है स्टूडेंट, उसके ऑब्जेक्ट्स हम बनाएंगे ना, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे और उसको अपने डेटाबेस में स्टोर करेंगे। तो वो जो सारा काम है वो हम डीबी कंटेक्स्ट की मदद से करेंगे। मतलब हम डीबी कंटेक्स्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो डेटाबेस के साथ हमारा एक सेशन बन जाएगा, कनेक्शन बन जाएगा। और फिर इसी डीबी कंटेक्स्ट के ऑब्जेक्ट की मदद से हम क्या करेंगे, डेटाबेस के अंदर डेटा अपना सेव करेंगे। कौन सा डेटा, अपने मॉडल क्लास के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको डेटाबेस में सेव करेंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, देखो क्या कह रहा है, डीबी कंटेक्स्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द यूनिट ऑफ वर्क एंड रिपोजिटरी पैटर्न्स। मतलब यहाँ पे बता रहा है कि इंटरनली ये किस चीज का कॉम्बिनेशन है, यूनिट ऑफ वर्क क्लासेस का कॉम्बिनेशन है और रिपोजिटरी पैटर्न्स। मतलब इन दो चीजों का कॉम्बिनेशन है आपके पास, क्या, आपका डीबी कंटेक्स्ट। लेकिन भाई ये इसकी इंटरनल चीज बता रहा है। ठीक है, मतलब अगर आपको इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में नहीं भी पता तो कोई इशू नहीं है, ये जस्ट ये बता रहा है कि डीबी कंटेक्स्ट इंटरनली जो काम कर रहा है, इंटरनली जो इसका कॉम्बिनेशन बना हुआ है वो किन चीजों का है। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, आगे आ जाओ, डीबी कंटेक्स्ट से रिलेटेड ही पॉइंट है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, डीबी कंटेक्स्ट कैन बी यूज टू डिफाइन द डेटाबेस कंटेक्स्ट क्लास आफ्टर क्रिएटिंग अ मॉडल क्लास। मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब आप मॉडल क्लास बना लेते हो उसके बाद आप क्या करते हो, कोई क्लास बनाते हो, ठीक है, और उसको डीबी कंटेक्स्ट क्लास के साथ इनहेरिट करते हो। जिस तरह मॉडल क्लास बनाने के बाद हमने एक स्टूडेंट डीबी कंटेक्स्ट की क्लास बनाई और उसको इनहेरिट करवाया किससे, डीबी कंटेक्स्ट से।
इनहेरिट क्यों करवाया? ताकि डीबी कंटेक्स्ट की जितनी भी फंक्शनैलिटीज हैं वो हमारी चाइल्ड क्लास स्टूडेंट डीबी कंटेक्स्ट के पास चली जाए, ठीक है। और फिर देखो, डीबी कंटेक्स्ट कोऑर्डिनेट्स विद एंटिटी फ्रेमवर्क एंड अलाउज यू टू क्यूरी एंड सेव द डेटा इन द डेटाबेस। मतलब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि डीबी कंटेक्स्ट कोऑर्डिनेट करती है किसके साथ? एंटिटी फ्रेमवर्क के साथ। इसका मतलब डीबी कंटेक्स्ट एंटिटी फ्रेमवर्क के साथ मिलकर काम करती है और आपको अलाउ करती है कि आपकी जो एप्लीकेशन का डेटा है आप उसको क्यूरी कर सको, आप उसको सेव कर सको, कहां पे? हमारे डेटाबेस के अंदर, ठीक है। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, डीबी कंटेक्स्ट यूजेस द डीबी सेट, जो कि आपके पास जेनरिक आपके पास होता है, मतलब जेनरिक आपके पास क्लास है। देखो क्या कह रहा है, यूजेस द डीबी सेट टाइप टू define one or more properties where T represents the type of an object that needs to be stored in the database। मतलब देखो यहाँ पे कह रहा है कि आप एक सिंगल डीबी सेट भी बना सकते हो या मल्टीपल डीबी सेट्स भी बना सकते हो, और उनकी जो टाइप होगी वो वही होगी जो आपकी मॉडल क्लास की टाइप्स हैं। जिस तरह भाई देखो अभी मैंने एक डीबी सेट बनाया ना, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि अभी मेरा सिर्फ एक स्टूडेंट वाला जो टेबल है वही डेटाबेस के अंदर क्रिएट हो, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक सिंगल डीबी सेट बनाया। लेकिन आपके पास जितनी ज्यादा एंटिटीज होंगी, जितनी ज्यादा मॉडल क्लासेस होंगी, उतने ज्यादा आप उसके डीबी सेट बना सकते हो, ताकि उतने ज्यादा आपके डेटाबेस के अंदर टेबल्स जनरेट हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि जो आपका डीबी सेट होता है, ठीक है, वही बेसिकली आपके डेटाबेस के अंदर जाके स्टोर होता है। मतलब जिस तरह मैंने स्टूडेंट्स बनाया ना अपने डीबी सेट का नाम, तो उसी नाम से क्या होगा, हमारे डेटाबेस के अंदर एक टेबल बनेगा और जो जो डेटा मैं अपने डीबी सेट के अंदर स्टोर करवाऊंगा वो सारा डेटा हमारे डेटाबेस के स्टूडेंट टेबल के अंदर स्टोर होगा, ठीक है। तो इसलिए डीबी सेट मतलब आप समझ लो डीबी कंटेक्स्ट के अंदर जो एक्चुअल हमारे पास डेटाबेस का टेबल है उसको कौन होल्ड कर रहा है? हमारा डीबी सेट होल्ड कर रहा है, ठीक है। तो ये थी कुछ नॉलेज जो कि मैं आपको डीबी कंटेक्स्ट के हवाले से देना चाह रहा था, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया डीबी कंटेक्स्ट और डीबी सेट, ठीक है। फिर आ जाओ, फिर मैंने आपको बताया था हमारे पास एक कॉन्सेप्ट था डीबी कंटेक्स्ट ऑप्शंस। ये कहां पे था? यहाँ पे देखो, देखो ये जो मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया था ना अपनी स्टूडेंट डीबी कंटेक्स्ट क्लास के अंदर, इसके अंदर मैंने एक पैरामीटर बनाया था। किस टाइप का? डीबी कंटेक्स्ट ऑप्शंस टाइप का। और यही जो हमारे पास पैरामीटर है इसी को मैंने कहां पे पास किया था? इसी को मैंने पास किया था अपने बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर। बेस क्लास कौन सी? ये वाली डीबी कंटेक्स्ट, ठीक है। तो अब इसका क्या कॉन्सेप्ट है, मतलब इसको मैंने क्यों यूज किया है डीबी कंटेक्स्ट ऑप्शंस को, इसके बारे में थियरी है यहाँ पे देखो, ठीक है। पहला पॉइंट देखो क्या कह रहा है, फॉर द डीबी कंटेक्स्ट क्लास टू बी एबल टू डू एनी यूजफुल वर्क इट नीड्स एन इंस्टेंस ऑफ डीबी कंटेक्स्ट ऑप्शंस क्लास। मतलब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर आप चाहते हो कि जो आपकी डीबी कंटेक्स्ट क्लास है अगर वो इतनी लाइक हो जाए कि वो कोई यूजफुल काम कर सके, तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने ऑब्जेक्ट बनाना है। किस टाइप का? डीबी कंटेक्स्ट ऑप्शंस क्लास टाइप का। और ये ऑब्जेक्ट कहाँ बनाना है? यहाँ पे देखो ये जो मेरा कंस्ट्रक्टर था इसके पैरामीटर में इस तरह से आपने इसका ऑब्जेक्ट बनाना है, पैरामीटर बनाना है, ठीक है। लेकिन इस पैरामीटर को बनाने का फायदा क्या है, ठीक है। यहाँ पे देखो सेकंड पॉइंट, देखो क्या कह रहा है, द डीबी कंटेक्स्ट ऑप्शन इंस्टेंस carries configuration information such as the connection string, database provider to use etc। देख रहे हो कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब यहाँ पे ही कह रहा है कि ये जो डीबी कंटेक्स्ट ऑप्शन का इंस्टेंस है ना, ये जो ऑब्जेक्ट बनाया है जिसका मैंने नाम क्या रखा है यहाँ पे ऑप्शंस, इसका क्या क्या काम है? ये इंफॉर्मेशन कैरी करता है। कौन कौन सी इंफॉर्मेशन कैरी करता है? कि भाई आपकी कनेक्शन स्ट्रिंग क्या है, आपका डेटाबेस प्रोवाइडर कौन सा है, एक्सेट्रा। मतलब और भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती हैं जो कि डीबी कंटेक्स्ट ऑप्शन का जो इंस्टेंस है ऑब्जेक्ट है वो अपने पास कैरी करता है। डेटाबेस प्रोवाइडर मतलब हम एसक्यूएल सर्वर को यूज कर रहे हैं, और कनेक्शन स्ट्रिंग अभी तक हमने नहीं बनाई है, अभी मैं बनाऊंगा।